इंडिया गठबंधन बहुमत में नहीं आ पाया, बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिला। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली और साथ में राज्यसभा के मंत्रियों सहित लगभग 68 मंत्रियों ने शपथ ली। आप सभी को मालूम है किस पार्टी को कितना वोट मिला। इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन या बीजेपी गठबंधन को ही वोट मिला, बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को वोट कम मिला। अब बात आती है धर्म पर, हिंदू मुस्लिम पर, जातिवाद पर। कल एक पोस्ट देख रहा था, एक वीडियो इंटरव्यू देख रहा था मैं, वीडियो वायरल हो रही है। चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए में गठबंधन था उनका, उसमें समर्थन दिया। कुछ घोषणाओं थी उन्हें मुस्लिम लोगों के लिए, 4-5 घोषणाएं कि मुस्लिमों को 50 वर्ष से ऊपर के सभी को पेंशन दी जाए, बड़े शहरों में दरगाह और कब्रिस्तान के लिए भूमि दी जाए, मस्जिदों में के रखरखाव के लिए 5000 रुपये महीना और 1 लाख की मुख्य राशि दी जाए, और कुछ नमाज पढ़ने वालों के लिए 10-10 हज़ार रुपये की सैलरी दी जाए। और बताया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में प्रधानमंत्री जी से ये घोषणा लागू करवाने के लिए भी उन्होंने उनके सामने रखी है। चलो छोड़, कोई हिंदू के लिए कोई मुस्लिम, ये बात मैं नहीं जाना चाहता। अभी बात आती है जहाँ पे लोग, आप सब ने सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शायद 1 सीट भी नहीं निकाल पाएगी। वहाँ पर 7 की 7 सीटें भाजपा जीत दर्ज करती है। बिहार के अंदर आपने सुना होगा कि नीतीश के पास सीटें कम आएंगी, लालू प्रसाद जेडीयू के पास सीटें ज़्यादा आएंगी। वहाँ भी क्या कारण रहा, किसी ने अमल नहीं किया होगा शायद। और यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को इसको 70+ सीटें का आप भी सोच रहे थे और भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही थी, वहाँ पर सीटें उनको कम मिली, यानी कि 50% से भी कम मिली। तो आप उसके भी इन तीनों राज्यों पर आपसे एक और हरियाणा के अंदर भी एक कुरुक्षेत्र की सीट जो कि आम आदमी पार्टी की जाने का आप सोच रहे थे कि आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट वहाँ से जीत हासिल करेगा, वहाँ से भी उनको जीत नहीं मिली। तो इन 4 स्टेटों में हम आपसे आज बात करते हैं इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, सुनिए, और आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। अगर गोदी मीडिया चैनलों को आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारे चैनल पर भी अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और
घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सही समझ में आए और हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अभी पहले कुरुक्षेत्र वाली सीट, हरियाणा की कुरुक्षेत्र वाली सीट पे ही हम बात करते हैं। मैंने एक इंटरव्यू किया था, मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने उसमें बताया था कि कांग्रेस नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीत हासिल करे। ये मैंने उसी दिन बोल दिया था। आप उस इंटरव्यू की मेरी वीडियो शायद आपको फेसबुक पर सुनने को मिली हो या देख भी सकते। तो क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ से जीत हासिल कर देता, तो पहले दिल्ली में आम आदमी ने इतिहास रचा था, फिर पंजाब में इतिहास रचा है, और अगला दाव हरियाणा पर था। एक सीट आने पर 10 एमएलए की सीटें उसके लिए मजबूत हो जाती और कुछ और सीटें भी विधानसभा में ज़्यादा हासिल करके कहीं कांग्रेस पार्टी को पिछाड़ ना दे, क्योंकि दिल्ली से भी कांग्रेस को ख़त्म किया है केजरीवाल ने, और पंजाब से भी केजरीवाल ने दिल्ली कांग्रेस से को ख़त्म किया है। तो वो चाहते थे कि कहीं हरियाणा से भी हमें ख़त्म ना कर दें, इसलिए वो सीट कांग्रेस वाले नहीं चाहते थे कि वो जीत हासिल करे, भले ही गठबंधन की सीट हो, क्योंकि एक सीट पे ही उनका गठबंधन में आम आदमी पार्टी को एक ही सीट है। बात आती है कि अभय सिंह चौटाला जी को काफ़ी पार्टियों का समर्थन मिला। किसान आंदोलन में चडूनी जी का भी उनको समर्थन मिला, और टिकैत साहब का भी इशारा था कि अभय सिंह चौटाला जी को, क्योंकि एक ही बंदा पूरे विधानसभा में या लोकसभा में पूरे देश में एक ही इकलौता एमएलए विधायक ऐसा था जिन्होंने किसान आंदोलन में अपना इस्तीफा दे दिया था। या तो आपको 750 किसानों की जो शहादत हुई थी उसका दर्द नहीं था कि आपने कुरुक्षेत्र से भी, अगर केजरीवाल का नहीं था तो अभय सिंह चौटाला को जिताना चाहिए था, या फिर आपने फिर भी बीजेपी का साथ दिया। मैं तो उन लोगों को भी ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्यों तो आंदोलन किया था, और क्यों 750 किसानों की शहादत पर आप बार बार आवाज़ें उठा रहे हो। तो आपने अगर वोट बीजेपी को ही देना था तो फिर क्या ज़रूरत थी आंदोलन की। लड़ते रहो, मरवाते रहो, इसका तो मतलब यही हुआ। तो कल न कौन आंदोलन में जाएगा, कौन सी एकजुटता हुई आपकी। चलो, आपकी जो राय थी, आपने जो अच्छा लगा उसको चुना, हम और तो कुछ नहीं कह सकते, वैसे अपनी राय आपको दे रहे हैं हम। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अंदर डाल दिया। देखो, मैं कोई केजरीवाल का समर्थन नहीं कर रहा, मैं कोई कांग्रेस का का वो नहीं कर रहा, कोई मैं बीजेपी का वो नहीं कर रहा, लेकिन एक बात का पता है, आपको भी शायद पता होगा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित राज्य है, प्रदेश है। उसके अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर एक एलजी बैठा है जो कि विपक्ष का होता है। वहाँ पर अगर कोई भी नियम लागू करता है, कोई भी कानून में बदलाव करता है, कोई भी किसी को वो करता है, तो उसमें एलजी की परमिशन ज़रूरी होती है। बिना एलजी की परमिशन के वो कुछ नहीं कर सकता। वो शराब घोटाले में, कथित शराब घोटाले में उसको दोषी ठहराया गया, अंदर डाला गया।
जमानतें भी हुई, फिर अंदर डाल दिया, सरेंडर हो गया। तो फिर जब वो शराब घोटाले में अगर वो है जो बनाई है उसने, तो फिर एलजी भी तो दोषी होना चाहिए ना उसके अंदर, क्योंकि एलजी के भी साइन होते हैं। तो फिर एलजी को भी अंदर डालना चाहिए था, उसको क्यों नहीं अंदर डाल रहे वो? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जब एलजी के बिना कोई भी वहाँ पे कुछ भी लागू नहीं होता, तो फिर अकेला अरविंद केजरीवाल दोषी क्यों? बात आती है हार जीत की। जब 2 तारीख को पूरी दिल्ली आवाज़ लगा रही है कि यहाँ पे बीजेपी की भी एक भी सीट नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो फिर साथ के साथ बीजेपी कैसे हासिल कर लेती? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि 2 तारीख को केजरीवाल अंदर डाल दिया हो और मिली भगत करके मशीनें चेंज कर दी हो? मशीनों ईवीएम के ऊपर किसान आंदोलन में भी आवाज़ें आई थी, पीछे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी पूरा आंदोलन किया था, आवाज़ें उठाई थी, और मोदी जी कह रहे हैं अब मशीनों पे नहीं बोलेंगे ये 5 साल तक। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, मशीनों में गड़बड़ होती है, होती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, सीटें कम आई हैं, जहाँ पे दाव लगा इनको वहाँ पे किया है, ऐसी बात नहीं हो सकती। जहाँ पे दाव लगा, जहाँ पे बिल्कुल एक मुश्त थे, वहाँ पे इनका दाव लगा है, 100% लगा है। कि आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके कमेंट पढ़ूँगा और उनका जवाब भी दूँगा। बात आती है बिहार की। बिहार में लालू प्रसाद को सीटें कम क्यों मिली? पहले चरण का चुनाव हुआ था दोस्तों, आपने भी पता होगा, और आपने खबरें भी देखी होंगी और पत्रकारों की बातें भी सुनी होंगी। वहाँ पर लगभग 60% वोटिंग हुई थी, क्योंकि आज तक जब बताते हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे और रेडियो में खबरें आती थी, जब घरों में टीवी भी नहीं होते थे, यूट्यूब वगैरह तो दूर की बात है, तब भी बताया जाता है कि चुनाव आयोग 24 घंटे के अंदर एक्चुअल रिपोर्ट दे देता था कि इतने % वोट हुई है, पोलिंग हुई है। अब उस समय पे तो 60% की पोलिंग दिखा रहा है, और 11 दिन तक चुनाव आंकड़े कुछ नहीं आ रहे, और 11 दिन के बाद 66% की वोटिंग के आंकड़े आते हैं चुनाव आयोग की तरफ से कि 66% पोलिंग हुई। तो चलो 1-8% तो हम मान लेते हैं कि कहीं भूल चूल गलती हो जाए, क्या 6% वोटिंग की भी गलती हो सकती है? और वो 24 नहीं तो 48 घंटे में दे देने चाहिए थे, 72 घंटे में दे देने चाहिए थे। तो फिर वो 11 दिन का समय क्यों लगाया गया, और उस 11 दिन के उसमें 6% की वोटिंग का इजाफा कैसे हुआ? इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा इस पर। उसके बाद आती है यूपी की बात, उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश की दोस्तों मैंने पहले भी पोस्ट डाली थी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी डाली थी कि भाजपा वालों की एक नीति रही है कि जैसे जैसे कोई पार्टी ऊपर उठती है या कोई नेता ऊपर उठता है, उसको दबाने के लिए भी वो तैयार होते हैं। आज के दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की आप सुनते ही हैं कि यूपी के अंदर बहुत सुधार किया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है, मुस्लिमों को का डर से दूर किया है और आतंकवादियों को भी ठिकाने लगाया। तो क्या अगर भाजपा चाहती भाई आतंकवादियों को ठिकाने लगाना है तो वहाँ पर क्या सीटें कम आती? सोचिए आप, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती
कि यहाँ से देश से भ्रष्टाचार ख़त्म हो या भ्रष्टाचार कम हो, और या आतंकवादी ख़त्म हो या आतंक कम हो, ऐसा नहीं चाहती। क्योंकि वो चाहती थी कि योगी गलत कर रहा है इनके साथ, ये ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि योगी के ऊपर जनता का हाथ है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई हुई है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और आपने पता नहीं होगा शायद, इस बार उनकी रणनीति ये थी भाजपा वालों की कि योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए, और वो जीत के आए, क्योंकि योगी का जनाधार है उत्तर प्रदेश के अंदर, जीत भी जाते और फिर इनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले लिया जाए और फिर इनको एमपी बना के छोड़ दिया जाए, और फिर मोटा भाई अपना उम्मीदवार वहाँ पे बैठा देते जिसको वो चाहते, जो उनके इशारे पे चले। तो फिर यूपी वालों ने एक ही बात सोची कि योगी को ख़त्म करने से पहले मोदी को ही ख़त्म कर दें। यही नारा था, योगी बचाओ मोदी हटाओ, योगी बचाओ मोदी हटाओ। इसलिए वहाँ पर सीटें बीजेपी को कम मिली, एनडीए गठबंधन को कम सीटें मिली। तो मेरे ये 3-4 स्टेटों की कुछ सीटों पर ये सुझाव थे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी बढ़े, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भारत, जय भारत। तो दोस्तों, एक मुद्दा और रह जाता है। अभी कंगना रनौत जो कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF जो की महिला जवान ने थप्पड़ लगाया, थप्पड़ कांड आपने सुना होगा। क्यों लगाया ये भी पता होगा, क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर उसी कंगना रनौत ने कहा था कि ये जो आंदोलन में औरतें बैठी हैं 100 रुपये लेकर बैठी। तो उस आंदोलन में उस महिला जवान की माँ भी उस समय बैठी थी। उस बहन के दिल में, सीने में दर्द था कि उसकी बहन के, उसकी माँ के लिए ये बात कंगना रनौत ने बोली, और वो दर्द का बदला लेने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनसे पहली मुलाकात हुई और मिली, और उसने अपना दर्द उस पर निकाला थप्पड़ लगाकर। तो दोस्तों, इस बारे में भी आप अपनी राय ज़रूर दें, क्या उस महिला ने सही किया या गलत किया। वैसे ऐसी गलत बातें बोलना, पर जब कंगना रनौत के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो आज उसका जवाब देने के लिए उस CISF की महिला जवान पर कानूनी कार्रवाई क्यों। पहले भी एक बार संसद पर जब एक अशोक कला की लड़की ने आवाज़ उठाई थी कि हमारी आवाज़ सुनो, इसके लिए वहाँ पर संसद पर नारे लगाए थे, जबकि जो 2 लोग अंदर घुसे थे, जिस मंत्री ने, जिस सांसद ने उनको अंदर घुसने के लिए पास दिया गया था, आज तक वो सांसद निलंबित नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और जो ये बोल रहे थे कि हमारी आवाज़ सुनो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई और देशद्रोह तक के मुकदमे लगाए हुए हैं। तो मैं तो किसान भाइयों से ये भी कहना चाहता हूँ कि उस संसद पर आवाज़ उठाने वाली
उस लड़की का भी, उस बहन का भी, उस बेटी का भी आप साथ